सोशल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के विषय में। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो विषय होगा वह है राजनीति शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है, जिसका शीर्षक है जनसंघर्ष और आंदोलन। जनसंघर्ष और आंदोलन वाले इस चैप्टर में हम विशेष तौर से नेपाल और बोलिविया के बारे में चर्चा करेंगे। नेपाल और बोलिविया का उदाहरण देकर के ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनसंघर्ष क्या होता है, आंदोलन क्या होते हैं और किस तरह से सरकार और नागरिकों के बीच में संघर्ष होता है अपने अधिकारों के लिए और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। तो इस चैप्टर में इसके साथ साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में किस तरह से लोगों ने लोकतंत्र की को स्थापित करने के लिए वहाँ पर आंदोलन किया, संघर्ष किया और फिर अंततः राजा को जनता के संघर्ष के सम्मुख, जनता के आंदोलन के सम्मुख झुकना पड़ा और नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करना पड़ा। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि बोलिविया में किस तरह से पानी के बिलों को लेकर के एक आंदोलन हुआ था। पानी के जो रेट थे, सप्लाई या आपूर्ति के जो रेट थे, उसको लेकर के बोलिविया में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को भी हम समझेंगे, जिसे जलयुद्ध कहते हैं, बोलिविया का जलयुद्ध। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। इसके साथ ही इस आंदोलन में हम इस चैप्टर में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस आंदोलनों के पीछे दबाव समूह और राजनीतिक दल का क्या हाथ होता है और उनकी क्या भूमिका होती है। तो इसमें हम बात करेंगे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र का क्या अर्थ है ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोकतंत्र से संबंधित अध्याय पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसको बहुत ही सरल भाषा में अगर हम समझें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता के द्वारा चलाई जाती है अथवा जो जनता के समर्थन से कार्य करती है। दूसरे अर्थों में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र को हम यहाँ बहुत ही विस्तृत रूप में और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इस चैप्टर में यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में आंदोलन की क्या भूमिका होती है और कैसे नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो आइए हम नेपाल के विषय में चर्चा शुरू करते हैं। नेपाल, जैसा कि हम नेपाल के बारे में जानते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है बहुत लंबे समय से और वहाँ पर राजतंत्र था। अगर हम राजनीतिक तौर पर नेपाल को देखें तो नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब है राजा का शासन, राजा या रानी का शासन राजतंत्र कहलाता है। कि जहाँ शासन के सभी अधिकार, शासन की सभी शक्तियाँ राजा या रानी के हाथ में होती हैं, तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। तो नेपाल में राजतंत्र था और राजा वीरेंद्र का शासन हुआ करता था। लेकिन राजा वीरेंद्र की एक आश्चर्यजनक तरीके से हुए कत्लेआम में उनकी हत्या हो जाती है। राजा वीरेंद्र की ही हत्या नहीं बल्कि उसके समस्त परिवार की हत्या हो जाती है और उनके बाद शासन ज्ञानेंद्र के हाथ में आता है। राजा ज्ञानेंद्र बन जाता है और फिर राजा ज्ञानेंद्र नेपाल में
समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि राजा वीरेंद्र ने नेपाल में लोकतांत्रिक पद्धति को समर्थन देना शुरू कर दिया था और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में उसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। लेकिन राजा ज्ञानेंद्र के आते ही वह सारी जो कवायद थी वो सारी जो कोशिश थी वो बेकार गई, और क्योंकि उसने समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और नेपाल को पूर्णतः राजतंत्र ही घोषित कर दिया। इसके बाद वहाँ पर आंदोलन शुरू होता रहता है और लोग फिर से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है कि भाई, या टॉपिक कह सकते हैं कि नेपाल में उठे आंदोलन का उद्देश्य क्या था, नेपाल में आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, उसका क्या उद्देश्य था, उसका क्या कारण था, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि राजा वीरेंद्र ने वहाँ पर लोगों की या नागरिकों की कुछ बातें मानकर और वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया था। लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब है कि शासन में लोगों की भागीदारी वहाँ पर स्थापित कर दी गई थी। राजा को औपचारिक रूप से इस राज्य का प्रधान बना रहा, परंतु वास्तविक शक्ति या सत्ता लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में थी। यानी कि राजा वहाँ नाम के लिए था, बाकी समस्त शक्तियाँ वहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में थीं। नेपाल के राजा वीरेंद्र ने, राजा का नाम क्या था, वीरेंद्र, राजा वीरेंद्र ने देश का संवैधानिक राजनीतिक संकट, देश का राजनीतिक नेता बनना स्वीकार कर लिया था। एक संवैधानिक नेता, कि वो सिर्फ एक संवैधानिक नेता रहेगा, अर्थात वो नाम के लिए रहेगा और बाकी सभी शक्तियां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होंगी। परंतु एक रहस्यमय घटना घटने के बाद जब वहाँ के राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। ठीक है, राजा और वहाँ पर ज्ञानेंद्र नया शासक बन गया या राजा बन गया, और राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए फरवरी 2005 में 2005 फरवरी 2005 में उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे नेपाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो उसने इसके लिए क्या किया, फरवरी 2005 में उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया। अपदस्थ कर दिया मतलब पद से हटा दिया। प्रधानमंत्री कौन था, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि था वो। और इस तरह से निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया, जो जनता की चुनी हुई सरकार थी उसको भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र ने जो ये निर्णय लिया, इस निर्णय के विरुद्ध वहाँ पर एक जन आंदोलन शुरू हो गया। जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग लोकतंत्र को बहाल करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ से लोकतंत्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर के दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। तो उद्देश्य क्या था आंदोलन का, नेपाल में उठे आंदोलन का उद्देश्य राजा के हाथ से सत्ता लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था, अर्थात वहाँ लोकतंत्र स्थापित करना था, लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना था। इस आंदोलन ने राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि उसने जैसे प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया, वहाँ की संसद को भंग कर दिया और समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन जब वहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने आंदोलन चलाया,
तो फिर राजा को ये सारे निर्णय वापस लेने पड़े और वहाँ पर पुनः लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। इसके साथ ही अब इसमें कुछ और प्रश्न उठते हैं कि भाई ये तो था कि उद्देश्य क्या था। अब ये है कि भाई वो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का आंदोलन कैसे चलाया गया और उसकी क्या क्या घटनाएं घटी और ये वहाँ पर कब लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था, जैसे कि हमने ऊपर समझा है कि राजा वीरेंद्र ने वहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन सौंप दिया था एक तरह से, और स्वयं एक नाम मात्र का मुखिया बन के रह गया था। तो ये कार्य कब हुआ? 1990 के दशक की शुरुआत में। राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जैसे हमने बताया कि वह सिर्फ एक संवैधानिक मुखिया के तौर पर रहा और राजतंत्र तो रहा, वहाँ राजा तो रहा, लेकिन वो सिर्फ एक संवैधानिक मुखिया ही था, वास्तविक मुखिया नहीं था। वास्तविक मुखिया कौन था? प्रधानमंत्री, जो जनता का प्रतिनिधि था। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। जैसे हमने ऊपर समझ लिया, पढ़ लिया है कि जब राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई तो उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र राजा बना, जिसने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसके साथ ही राजा वीरेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 में जो आंदोलन चला उसका लक्ष्य यानी उसका उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ में से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था, यानी कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना था। संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस बनाया, जिसको हम सप्तदलीय गठबंधन भी कहते हैं। 7 पार्टी अलायंस, जिसको SPA के नाम से भी जाना जाता है, 7 पार्टी अलायंस या सप्तदलीय गठबंधन। इस सप्तदलीय गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका थी नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का इन्होंने ऐलान कर दिया। ठीक है, तो दे कॉल्ड फॉर ए बंद, उन्होंने एक बंद के लिए आह्वान किया लोगों का कि सब कुछ बंद रहेगा, मार्केट बंद रहेगी, लोगों का आना जाना बंद रहेगा, कोई भी ट्रैफिक, कोई वाहन नहीं चलेगा। तो इस तरह से सप्तदलीय गठबंधन ने राजा के निर्णय के विरुद्ध वहां पर संघर्ष छेड़ दिया। उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम भी दे दिया। क्वेश्चन आता है कि भाई राजा को कब अल्टीमेटम दिया गया? 21 अप्रैल 2006। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं 2006 की हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन कब चला? 2006 में चला, अप्रैल 2006। तो 21 अप्रैल 2006 को के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम चेतावनी होती है, चेतावनी दी कि 24 अप्रैल 2006 का अंतिम दिन होगा अल्टीमेटम के अनुसार। यदि आपने 24 अप्रैल 2006 तक पुनः लोकतंत्र बहाल नहीं किया तो फिर स्थिति और खराब हो जाएगी और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इस तरह की बात। इस दिन राजा 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। ठीक है, और 24 अप्रैल को फिर उस अल्टीमेटम के अंतिम दिन जो है राजा ने वो सारी बातें स्वीकार कर ली, जो 3 मांगें मुख्य तौर पर थीं। SPA ने 3 मांगें क्या थी उसके बारे में बात में डिस्कस करेंगे। SPA मतलब 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। वहां पर एक सरकार जो बनी उसे हम अंतरिम सरकार कहते हैं, कि जो एक काम चलाऊ सरकार थी। ठीक है, और उसका प्रधानमंत्री कौन बना? गिरिजा प्रसाद कोइराला। इस तरह से राजा की समस्त शक्तियां वापस ले ली गईं और फिर से वहां पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष
कहा गया है। ठीक है, पहला संघर्ष कब था? पहला संघर्ष राजा वीरेंद्र के समय में था, लेकिन राजा वीरेंद्र ने लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुरूप वहाँ पर लोकतंत्र बहाल कर दिया था और स्वयं अपने आप को एक नाम मात्र का मुखिया घोषित कर दिया था और एक तरह संवैधानिक मुखिया घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन ज्ञानेंद्र ने आते ही उस लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त कर दिया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। इसके विरुद्ध लोगों ने वहाँ पर संघर्ष किया। मुख्य 7 दलों ने एक गठबंधन बनाया, एक अलायंस बनाया और फिर एक जोरदार आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन के सम्मुख राजा को झुकना पड़ा और वहाँ पर लोकतंत्र बहाल करना पड़ा। इस तरह से यह इस नेपाल में लोकतंत्र के स्थापित होने और लोकतंत्र के विस्थापित होने की घटना थी कि पहले वहाँ पर लोकतंत्र को विस्थापित किया गया, समाप्त किया गया और फिर वहाँ लोकतंत्र को स्थापित किया गया। तो इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है इसमें वह है कि वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह क्या होते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले नेपाल से जुड़े हुए कुछ और मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। 7 पार्टी अलायंस क्या था? जैसे उसमें भी जिक्र आया है कि एसपीए क्या था, व्हाट वाज 7 पार्टी अलायंस। इसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था कि 7 पार्टी अलायंस क्या था ये। ठीक है, 7 पार्टी अलायंस, जिसको शॉर्ट में एसपीए कहते हैं, नेपाल में 7 राजनीतिक दलों का एक गठबंधन था। इसने नेपाल में आंदोलन इसलिए शुरू किया था ताकि नेपाल की संसद को दोबारा बहाल किया जाए और सभी दलों की सरकार, जो भी दल हैं, उन्हें सरकार की शक्तियां दी जाएं और संवैधानिक असेंबली को दोबारा से बहाल किया जाए। जो असेंबली, जो संसद भंग कर दी गई थी, उसे फिर से बहाल कर दिया जाए। तो ये इस एसपीए की मांग थी और इस तरह से एसपीए ने इस नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें एक योगदान दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक दलों का जिक्र आ रहा है कि भाई दलों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने एक भूमिका निभाई। कभी कभी संघर्ष दल उस संघर्ष में दल शामिल ना होकर के कुछ संगठन शामिल होते हैं। कभी कभी आंदोलन संगठन चलाते हैं। ठीक है, और उन संगठनों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। या तो उन्हें हम हित समूह कह सकते हैं या फिर दबाव समूह कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं और दबाव समूह और हित समूह की क्या भूमिका है लोकतंत्र में। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगला जो इसमें टॉपिक है वो दबाव समूह से ही संबंधित है कि दबाव समूह क्या है या दबाव समूह किसे कहते हैं और लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है। इससे पहले हम हित समूह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हित समूह को इंग्लिश में इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। और जो ये हित समूह है, ये इसके कई रूप होते हैं। जैसे कि एक वर्ग विशेष से संबंधित हित समूह। ठीक है, वर्ग विशेष को हम सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं जन सामान्य के हित समूह, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप या फिर कोई दूसरा वर्ग विशेष का हित समूह जब दबाव का इस्तेमाल करता है, प्रेशर का इस्तेमाल करता है और प्रेशर के द्वारा, दबाव के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो वो
दबाव समूह बन जाता है। तो इनका एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वर्ग विशेष हित समूह और जन सामान्य के हित समूह क्या हैं और इनमें क्या अंतर है। देखिए, हित समूह का सीधा अर्थ है, हित समूह समाज के किसी खास हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। समाज के किसी खास हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं, जैसे छात्र संघ, किसान संघ, महिला संघ। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे डॉक्टर्स गिल्ड, इंजीनियर्स गिल्ड, लॉयर्स एसोसिएशंस, जैसे जिसको बार कहते हैं, है ना, टीचर्स एसोसिएशन। ये ऐसे समूह हैं जो एक वर्ग विशेष के हित से जुड़े हुए हैं। छात्र संघ है, वो संघर्ष किस लिए करता है? छात्रों के हितों की पूर्ति के लिए, छात्रों के हितों को प्रमोट करने के लिए। ऐसे किसान समूह है, वो किसानों के हितों को प्रमोट करने के लिए संघर्ष करता है। तो हित समूह समाज के किसी खास हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो हित समूह लोगों का ऐसा समूह है जो किसी एक खास हिस्से, समाज के एक खास हिस्से या समूह से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें वर्ग विशेष समूह होता है। एक वर्ग विशेष समूह, वर्ग हित समूह और आमतौर पर समाज के किसी विशेष हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले समूह वर्ग विशेष के हित समूह कहलाते हैं। ठीक है। जैसे हित समूह है, तो हित समूह भी दो तरह के हो गए। एक तो हो गया वर्ग विशेष के हित समूह और दूसरा हो गया जन सामान्य के हित समूह। तो जब कोई हित समूह किसी एक वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ होता है तो वह समूह वर्ग विशेष के हित समूह कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगला जो इसमें आगे, ये वर्ग विशेष हित समूह समाज के किसी खास तबके, जैसे कि मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, है ना, धर्म के कोई अनुयायी हो सकते हैं, जैसे हिंदू महासभा, मुस्लिमों का कोई संगठन हो सकता है। ठीक है। सिखों का कोई संगठन हो सकता है, ईसाइयों का कोई संगठन हो सकता है। तो धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति से संबंध रखने वाले समूह भी हो सकता है। तो ये ऐसे समूह वर्ग विशेष हित समूह कहलाते हैं, बिकॉज दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये सेक्शन मजदूर भी हो सकते हैं, ये किसान भी हो सकते हैं, ये कोई व्यवसायिक ग्रुप भी हो सकता है, यह कोई धार्मिक समूह भी हो सकता है, उद्योगपति व्यवसायी भी हो सकते हैं। विशेषता क्या है इस वर्ग विशेष हित के समूह की? वर्ग विशेष के हित समूह का मुख्य उद्देश्य देश और पूरे समाज का नहीं, बल्कि अपने सदस्यों का या अपने सदस्यों की बेहतरी का और कल्याण के बारे में सोचते हैं। जो वर्ग विशेष के हित समूह हैं, ये पूरे देश या पूरे समाज की बेहतरी या कल्याण के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण के बारे में सोचते हैं। यही इनका उद्देश्य होता है, यानी अपने समूह के हितों को बढ़ावा देना। ये पूरे समाज का नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। ये होते हैं वर्ग विशेष के हित समूह। अब छात्र समूह तो छात्र समूह छात्रों के हितों की बात करेगा, किसान समूह तो किसान समूह किसानों के हितों की बात करेगा। अगला है जन सामान्य के हित समूह। क्या होते हैं? ऐसे हित समूह जो किसी वर्ग विशेष के हितों की बेहतरी के बजाय पूरे देश या पूरे समाज के हितों की पूर्ति के लिए या हितों की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। बहुत सिंपल है, जो किसी एक वर्ग विशेष के हित के लिए काम ना करके, बल्कि पूरे समाज अथवा पूरे देश के
बेहतरी के लिए जो काम करते हैं उन्हें हम जन सामान्य हित समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। वो कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करते हैं, दे फेवर कलेक्टिव इंटरेस्ट रादर देन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। वो किसी एक वर्ग विशेष के हित की बात ना करके पूरे कलेक्टिव यानी कि ऐसा हित जो सबका हित है, जो साझा हित है। तो इसमें जुड़े हुए जो हित समूह है, उसमें पर्यावरणवादी हैं, बहुत सारे पर्यावरणविद हैं जो पोल्यूशन के खिलाफ लड़ते हैं। तो पोल्यूशन सबके लिए, पोल्यूशन से मुक्ति, ये इससे सबका भला होगा, ठीक है। पानी जल संरक्षण है, उससे सबका फायदा होगा। तो इस तरह के जो समूह है वो समस्त देश और समस्त समाज के लिए कार्य करते हैं, अपने हितों की बजाय सामूहिक हितों का ध्यान रखते हैं। ये इनकी जो विशेषताएं हैं जनसामान्य हित समूहों की। उदाहरण के लिए बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। तो ये जो है जो बामसेफ है, ये क्या है, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। यह एक ऐसा संगठन है जो पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के जो कर्मचारी वर्ग हैं उनका एक संगठन है। तो ये किसी एक जाति की बात ना करके पूरा एक समूह है बैकवर्ड कास्ट का। और माइनॉरिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटी में सभी हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, उन सब की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से यह सामान्य हित समूह कहलाते हैं। अब कोई प्रश्न आता है कि भाई दबाव समूह क्या होता है। ये ऊपर तो हमने चर्चा की है हित समूह के बारे में। अब दबाव समूह भी एक प्रकार का हित समूह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार के ऊपर दबाव, प्रेशर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो ऐसे संगठनों को दबाव समूह, ठीक है, दबाव समूह यानी कि समूह का ही, एक हित समूह का ही नाम दिया जाता है जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं। तो ऐसे संगठनों को दबाव समूह का नाम दिया जाता है, ठीक है, दबाव समूह का नाम दिया जाता है। क्लियर। ये दबाव समूह एक तरीकों से राजनीतिक पद पर या बैठे हुए लोगों पर दबाव डालते हैं। अर्थात सरकार, राजनीतिक पद पर बैठे हुए लोग सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपनी बातों को मनवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समूहों को हम दबाव समूह कहते हैं जो एक तरह से प्रेशर का इस्तेमाल करके, दबाव का इस्तेमाल करके, दबाव करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन, ठीक है, लॉबिंग करना, लामबंद करना लोगों को, और सरकार के विरुद्ध कोई एक तरह से कैंपेन चलाना, प्रचार करना, दुष्प्रचार करना। इस तरह से ये अपने अलग अलग तरीक़ों से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और सरकार से अपने हित में निर्णय करवाते हैं। तो ऐसे समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। ये दबाव समूह थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रहते हैं, अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि जैसे ही इनका उद्देश्य पूरा हुआ तो ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होते हैं एक तरह से, ये तो परमानेंट नहीं होते। ये दबाव समूह थोड़े समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और अपने सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। किसी भी लोकतंत्रीय शासन में ऐसे दबाव समूह बने रहते हैं। कभी वकील लोग, कभी अध्यापक लोग, तो कभी दुकानदार अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि जो दबाव समूह है वो भी हित समूह ही है। अब वो हित समूह किसी भी एक व्यावसायिक वर्ग का हो सकता है, किसानों का हो सकता है, ठीक है। लेकिन फर्क इतना है कि जब तक वो हित समूह दबाव का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, तब तक वो हित समूह है। और जैसे ही वो दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का काम करता है
तो वो दबाव समूह बन जाता है। तो हित समूह को ही दबाव समूह कहते हैं। ऐसे हित समूह जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, हित समूह कहलाते हैं। राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर, क्लियर, राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के पक्ष में प्रदर्शन भी करते हैं। ये दबाव कैसे डालते हैं? दबाव डालने के कई तरीके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, इस तरह से ये कई सारी गतिविधियों को करते हैं। तो ये है इस चैप्टर का एक हिस्सा जिसमें दबाव समूह और हित समूह के बारे में प्रश्न आता है। प्रश्न इसमें ये भी आता है कि भाई दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। हाँ, राजनीतिक दल दबाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। खास तौर से जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर दबाव डालते हैं, लेकिन दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं है। दबाव समूह एक अलग संगठन है। तो प्रश्न इसमें यही आता है, एक क्वेश्चन आता है बड़ा, कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, दबाव समूह, जैसे कि मैंने बताया कि ये राजनीतिक दल से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 1, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। उनकी चुनाव में भागीदारी होती है। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते। उनका उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना होता है, ठीक है। तो दबाव समूह चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेते। नंबर 2, दबाव समूह या हित समूह चुनावों में सीधी तरह से प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती, लेकिन अप्रत्यक्ष भागीदारी उनकी जरूर होती है। मतलब वो दबाव डालकर सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। वो सिर्फ सत्ता के ऊपर दबाव डालते हैं और दबाव डाल करके अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो दबाव समूह है वो एक ढीले ढाले संगठन होते हैं, बहुत बड़े संगठन नहीं होते या फिर लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते, जबकि राजनीतिक दल एक व्यापक संगठन होता है, बड़ा संगठन होता है और वो लंबे समय तक अस्तित्व में रहता है। दबाव समूह तो जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ तो वो दबाव समूह समाप्त हो गया, लेकिन जो दल है वो निरंतर चलता रहता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता को प्राप्त करना, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, जिसका नाम ही है पॉलिटिकल पार्टी है या राजनीतिक दल है। अब इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है बोलीविया। बोलीविया में आंदोलन। बोलीविया में आंदोलन को हम जल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये जो बोलीविया आंदोलन है इसे जन आंदोलन के नाम से, जल आंदोलन के नाम में भी या जल युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बोलीविया कहाँ है? बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। कहाँ पर है ये? लातीनी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। देखिए, जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें 2 महाद्वीप हैं एक तरह से, एक नॉर्दर्न एक साउथर्न अमेरिका। तो जो साउथर्न अमेरिका है वो उसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, लातीनी अमेरिका भी कहते हैं। तो वहीं पर एक देश स्थित है बोलीविया, जो कि गरीब है, ठीक है। सन 2000 में वहाँ पर एक जनसंघर्ष शुरू हुआ, जो कि जनसाधारण में यानी कि आम लोगों में जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब नाम से स्पष्ट है, जल युद्ध। जल युद्ध का मतलब है कि ये पानी के लिए लड़ाई थी, पानी के लिए एक संघर्ष था। वहाँ की सरकार ने, ये जल संघर्ष क्यों हुआ, जल युद्ध क्यों हुआ?
क्योंकि वहाँ की सरकार ने 1999 में 1999 में कोच्चाबाम्बा नामक शहर में जलापूर्ति के अधिकार नगर निगम के बजाय, पहले वहाँ पर एक जो म्यूनिसिपैलिटी थी, नगर पालिका थी, वह उन पानी की सप्लाई करती थी। अब नगर पालिका की बजाय या जो स्थानीय निकाय था उसकी बजाय एक एमएनसी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को वो अधिकार दे दिए। वाटर सप्लाई के अधिकार, जलापूर्ति का अधिकार नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी के हाथ से लेकर के एक एमएनसी को दे दिए गए। ठीक है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया उन्होंने कि भाई अब यहाँ से आगे आप पानी की सप्लाई करोगे। अब जब उन्होंने पानी सप्लाई करने का अधिकार ले लिया तो फिर अब वो पूरी तरह से उनके पास ये अधिकार आ गया कि वो पानी की सप्लाई कैसे करें और कितने दाम में करें। इस कंपनी ने शीघ्र ही, जल्दी ही पानी की कीमत में 4 गुना बढ़ोतरी कर दी, 4 गुना बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, यानी कि जो काम वहाँ पहले 250 रुपये महीने के हिसाब से हो रहा था, वो अब वहाँ 1000 रुपये महीने के हिसाब से होने लगा। इससे सब और त्राही त्राही मच गई, चारों तरफ जो है कोलाहल मच गया, अशांति फैल गई। फिर क्या था, लोगों ने शीघ्र ही सन 2000 में एक जनसंघर्ष छेड़ दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, देखते ही देखते अनेक श्रमिक संगठनों, सामुदायिक नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक संगठन की स्थापना की और उस संगठन को हम फेडेकोर के नाम से जानते हैं। एक संगठन बनाया, पहले शहर में, पूरे शहर भर में 4 दिन की हड़ताल की गई, परंतु जब कुछ हाथ न लगा, यानी कि सरकार नहीं मानी, सरकार नहीं झुकी, तो हड़तालों का तांता लग गया। फिर लंबे समय के लिए हड़ताल जारी रही। फरवरी 2000 और फिर अप्रैल 2000 में हड़तालें हुई। जैसे जैसे सरकार बर्बरता पर उतर आई, यानी कि जैसे जैसे सरकार ने शक्ति की, लोगों के ऊपर डंडे बरसाए, गोलियां चलाई, वैसे वैसे ही संघर्ष और तेज होता चला गया। लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों का ऐसा घेराव किया और उन्हें ऐसा डराया कि वे शहर छोड़कर भाग गए। यहाँ पर ये बात रिमार्केबल और उल्लेखनीय है कि लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिस कंपनी ने जलापूर्ति, वाटर सप्लाई के अधिकार खरीदे थे नगर निगम से या नगर पालिका से, उस कंपनी के लोगों को अब लोगों ने डराना शुरू कर दिया। तो वो कंपनी जो है कि जो कर्मचारी थे वहाँ से शहर छोड़कर ही भाग गए। ठीक है, विवश होकर सरकार को दोबारा जलापूर्ति का काम नगर पालिका को सौंपना पड़ा। ठीक है, पानी का यह संघर्ष बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये भी आता है कि जल युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी कि बोलीविया के जल युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आपको यही लिखना है कि बोलीविया में जलापूर्ति के अधिकार नगर पालिका के बजाय एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए गए थे और उस कंपनी ने जल्दी ही 4 गुना पानी के जो दाम थे, रेट थे, वो बढ़ा दिए, और जिससे लोगों में नाराज़गी हो गई और लोगों ने फिर सरकार के विरुद्ध और नगर पालिका के विरुद्ध और उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध एक संघर्ष छेड़ दिया, आंदोलन छेड़ दिया, और उसके बाद फिर सरकार को मजबूर होकर जलापूर्ति के अधिकार नगर पालिका को ही सौंपने पड़े। तो इस तरह से यह इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की। यहाँ पर जो संगठन बनाया था वो फेडेकोर था। नेपाल में सप्तदलीय संगठन था, एसपीए था, तो यहाँ फेडेकोर संगठन काम कर रहा था। ठीक है, तो इस फेडेकोर संगठन में कौन कौन शामिल थे? इसमें स्थानीय पेशेवर थे, इंजीनियर थे और पर्यावरणवादी थे। ठीक है, नहीं, पढ़े लिखे लोग इस संगठन में शामिल थे। इस संगठन ने बोलीविया में पानी के निजीकरण का विरोध किया था। वो निजीकरण कर दिया था ना, पानी को बेचने का जो काम था, जो सरकार का काम था, वो सरकार ने एक कंपनी को बेच दिया। यानी कंपनी एक निजी संस्था होती है,
और निजी संस्था ने आकर के पानी के दाम बढ़ा दिए। तो इसमें फेडेकोर क्या है, फेडेकोर के बारे में हम क्या जानते हैं? तो ये फेडेकोर की भूमिका थी। फेडेकोर एक संगठन था, एक तरह से प्रेशर ग्रुप था, ये दबाव समूह था, और इस दबाव समूह ने सरकार के ऊपर दबाव डाला और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपने उस निर्णय को वापस ले जो उसने लिया था, अर्थात पानी बेचने का जो काम किया था उस निर्णय को वापस ले। अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो और क्वेश्चंस हैं, 7 पार्टी अलायंस क्या थी, नेपाल के लोगों की मुख्य मांगे क्या थी। नेपाल के लोगों की मुख्य मांगे वही नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना था, यही उनकी मांग थी कि नेपाल में संसद को बहाल कर दिया जाए, लोकतंत्र की पुनः स्थापना हो, ठीक है, राजतंत्र समाप्त कर दिया जाए, यही उनकी मांगे थी। नेपाल के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वही था। और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम कब दिया? आंदोलनकारियों ने राजा को कब दिया अल्टीमेटम? आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम तब दिया, यानी कि एक तरह से कारण भी हो सकता है और एक समय भी हो सकता है। तो वो 21 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम दिया था कि आप पुनः लोकतंत्र स्थापित कीजिए, बहाल कीजिए, अन्यथा स्थिति और गंभीर हो जाएगी। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई वो हमने देखा कि नेपाल में जब राजा ज्ञानेंद्र ने वहाँ पर लोकतंत्र को भंग कर दिया, वहाँ सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया, संसद को भंग कर दिया, तो लोगों ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया और फिर सरकार, राजा को झुकना पड़ा और वहाँ पर पुनः लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। और इस संघर्ष में, इस आंदोलन में SPA अर्थात 7 पार्टी अलायंस अथवा सप्तदलीय संगठन का महत्वपूर्ण की भूमिका थी। ठीक है, तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ तक नेपाल के लोगों की मुख्य मांगे क्या थी तो वो क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। नंबर 1 लोकतंत्र को पुनः बहाल करना, नंबर 2 राजा से सभी शक्तियाँ वापस लेकर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के हाथों में सौंपना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।